अध्याय 1। परिचय। वह व्यक्ति जिसने थॉमस ए एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वास्तव में विचार चीजें हैं और उस पर शक्तिशाली चीजें जब वे उद्देश्य की निश्चितता, दृढ़ता और धन या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनके अनुवाद के लिए एक जलती हुई इच्छा के साथ मिश्रित होते हैं। 30 साल से थोड़ा अधिक समय पहले एडविन सी बार्न्स ने पता लगाया कि यह कितना सच है कि पुरुष वास्तव में सोचते हैं और अमीर बनते हैं। उनकी खोज एक बैठक में नहीं हुई। यह धीरे धीरे आया, जिसकी शुरुआत महान एडिसन के व्यापारिक सहयोगी बनने की एक जलती हुई इच्छा के साथ हुई। बार्न्स की डिजायर की मुख्य विशेषताओं में से एक यह थी कि यह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए नहीं। ध्यान से देखें कि कैसे उन्होंने अपनी डिजायर का वास्तविकता में अनुवाद किया, और आपको उन 13 सिद्धांतों की बेहतर समझ होगी जो धन की ओर ले जाते हैं। जब यह इच्छा या विचार का आवेग पहली बार उसके दिमाग में आया, तो वह इस पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में 2 कठिनाइयां खड़ी थी। वह मिस्टर एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज, न्यू जर्सी के लिए अपने रेल किराए का भुगतान कर सके। ये कठिनाइयां हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त थी। अधिकांश पुरुष इच्छा को पूरा करने का कोई प्रयास करने से, लेकिन उनकी कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए इतना दृढ़ था कि उसने आखिरकार हारने के बजाय अंधा सामान से यात्रा करने का फैसला किया। अशिक्षित के लिए इसका मतलब है कि वह एक मालगाड़ी पर ईस्ट ऑरेंज गया था। उन्होंने खुद को मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वे आविष्कारक के साथ व्यापार करने आए हैं। बार्न्स और एडिसन के बीच पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद मिस्टर एडिसन ने कहा, वह मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जिसने इस धारणा को व्यक्त किया कि वह दृढ़ था। उसके बाद जो आया था उसे पाने के लिए मैंने पुरुषों के साथ वर्षों के अनुभव से सीखा था कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी चीज की इतनी गहराई से इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए पहिया के एक ही मोड़ पर अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाने को तैयार हो, उसका जीतना निश्चित है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा था, क्योंकि मैंने देखा कि जब तक वह सफल नहीं हो जाता तब तक उसने खड़े रहने का मन बना लिया था। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि कोई गलती नहीं की गई थी। युवा बार्न्स ने उस अवसर पर मिस्टर एडिसन से जो कहा, वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उन्होंने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह युवक की उपस्थिति नहीं हो सकती थी जिसने उसे एडिसन कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ था। उसने जो सोचा था वही मायने रखता था। यदि इस कथन का महत्व इसे पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, तो इस पुस्तक के शेष भाग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बार्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन के साथ अपनी साझेदारी नहीं मिली। उन्हें एडिसन कार्यालयों में काम करने का मौका मिला, बहुत मामूली वेतन पर। वह काम कर रहा था जो एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बार्न्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें अपना माल प्रदर्शित करने का मौका मिला जहां उनका इरादा साथी था। इसे देख सकता था। महीने बीत गए। जाहिर तौर पर उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को लाने के लिए कुछ नहीं हुआ जिसे बार्न्स ने अपने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया था। लेकिन बार्न्स के दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था। वह एडिसन का व्यापारिक सहयोगी बनने की अपनी डिजायर को लगातार तीव्र कर रहा था।
मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए वास्तव में तैयार होता है तो वह अपना रूप धारण कर लेता है। बार्न्स एडिसन के साथ एक व्यापारिक सहयोग के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने के लिए दृढ़ था जब तक कि वह जो चाहता था उसे प्राप्त नहीं कर लेता। उसने अपने आप से यह नहीं कहा, आह ठीक है, क्या फायदा। मुझे लगता है कि मैं अपना विचार बदलूंगा और एक विक्रेता की नौकरी के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, मैं एडिसन के साथ व्यापार करने के लिए यहाँ आया था और अगर यह मेरे शेष जीवन को लेता है तो मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। उसका मतलब था पुरुषों को क्या ही अलग कहानी बतानी होगी यदि वे केवल एक निश्चित उद्देश्य को अपनाएंगे और उस उद्देश्य से तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि उसके पास एक सर्वोपभोग करने वाला जुनून बनने का समय न हो सकता है कि युवा बार्न्स को उस समय यह नहीं पता था, लेकिन उसका बुलडॉग दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के पीछे खड़े होने की उसकी दृढ़ता, सभी विरोधों को कुचलने और उसे वह अवसर लाने के लिए नियत थी जिसे वह ढूंढ रहा था। जब अवसर आया तो यह एक अलग रूप में और बार्न्स की अपेक्षा से अलग दिशा में दिखाई दिया। यह अवसर की तरकीबों में से एक है। इसे पिछले दरवाजे से खिसकने की एक धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में प्रच्छन्न होता है। शायद यही कारण है कि इतने सारे लोग अवसर को पहचानने में असफल हो जाते हैं। मिस्टर एडिसन ने अभी हाल ही में एक नया कार्यालय उपकरण बनाया था जिसे उस समय एडिसन डिक्टिंग मशीन, अब एडिफोन के रूप में जाना जाता था। उनके सेल्समैन मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बिना बड़ी मेहनत के बेचा जा सकता है। बार्न्स ने अपना मौका देखा। यह चुपचाप रेंगता था, एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ था जिसमें बार्न्स और आविष्कारक के अलावा किसी और की दिलचस्पी नहीं थी। बार्न्स जानता था कि वह एडिसन डिक्टिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को यह सुझाव दिया और तुरंत उसे मौका मिल गया। उसने मशीन बेच दी। वास्तव में उन्होंने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेच दिया कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में इसे वितरित और विपणन करने का अनुबंध दिया। उस व्यापार संघ से नारा निकला, एडिसन द्वारा निर्मित और बार्न्स द्वारा स्थापित। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से संचालन में है। इसमें से बार्न्स ने खुद को धनवान बना लिया है, लेकिन उसने असीम रूप से कुछ बड़ा किया है। उसने साबित कर दिया है कि कोई वास्तव में सोच सकता है और अमीर बन सकता है। बार्न्स की मूल डिजायर की वास्तविक नकदी उसके लिए कितनी मूल्यवान है, मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है। शायद यह उसे 2 या 3 मिलियन डॉलर लाया है, लेकिन राशि जो कुछ भी है, अधिक से तुलना करने पर महत्वहीन हो जाती है। संपत्ति उन्होंने निश्चित ज्ञान के रूप में अर्जित की कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के आवेदन द्वारा अपने भौतिक समकक्ष में परिवर्तित किया जा सकता है। बार्न्स ने सचमुच खुद को महान एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा था। उसने खुद को एक भाग्य के रूप में सोचा। उसके पास शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है और उस इच्छा पर तब तक कायम रहने का दृढ़ संकल्प जब तक वह इसे महसूस नहीं कर लेता। उसके पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी शिक्षा बहुत कम थी। उसका कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा शक्ति थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उन्होंने खुद को सबसे महान आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बना दिया जो कभी भी जीवित रहे। अब आइए हम एक अलग स्थिति को देखें और एक ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करें जिसके पास धन के बहुत सारे ठोस सबूत थे, लेकिन उसने इसे खो दिया,
क्योंकि वह अपने लक्ष्य से 3 फीट कम रुक गया था। सोने से 3 फीट। असफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार से आगे निकल जाने पर छोड़ने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है। आर.यू. डार्बी के एक चाचा को सोने की भीड़ के दिनों में गोल्ड फीवर द्वारा पकड़ा गया था और पश्चिम में डीआईजी एंड ग्रो रिच चला गया। उसने कभी नहीं सुना था कि धरती से जितना सोना निकाला गया है, उससे ज्यादा सोना इंसानों के दिमाग से निकाला गया है। उसने दावा पेश किया और फावड़ा उठाकर काम पर चला गया। चलना कठिन था, लेकिन सोने के लिए उसकी लालसा निश्चित थी। हफ्तों के श्रम के बाद उन्हें द्वारा पुरस्कृत किया गया। चमकदार अयस्क की खोज। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उसे मशीनरी की आवश्यकता थी। चुपचाप उसने खदान को ढक दिया, मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग में अपने घर की ओर अपने कदम पीछे खींच लिए, अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को हड़ताल के बारे में बताया। आवश्यक मशीनरी के लिए उन्हें एक साथ पैसा मिला, इसे भेज दिया गया था। चाचा और डार्बी खदान में काम करने वापस चले गए। अयस्क की पहली कार का खनन किया गया और एक स्मेल्टर को भेज दिया गया। रिटर्न ने साबित कर दिया कि उनके पास कोलोराडो में सबसे अमीर खानों में से एक था। उस अयस्क की कुछ और कारें कर्ज को साफ कर देंगी। फिर आएगा मुनाफे में बड़ी हत्या। नीचे अभ्यास चला गया। डार्बी और अंकल की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर कुछ हुआ। सोने के अयस्क की नस गायब। वे इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच चुके थे और सोने का पात्र अब नहीं रहा। उन्होंने ड्रिल की, फिर से नस को उठाने की सख्त कोशिश कर रहे थे, कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मशीनरी को एक कबाड़ आदमी को कुछ $100 में बेच दिया और ट्रेन को घर वापस ले गए। कुछ जंग पुरुष गूंगे होते हैं, लेकिन यह नहीं। उसने एक खनन इंजीनियर को खदान देखने और थोड़ा हिसाब लगाने के लिए बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल हो गई थी क्योंकि मालिक गलती लाइनों से परिचित नहीं थे। उनकी गणना से पता चला कि जहां से डार्बी ने ड्रिलिंग बंद कर दी थी, वहां से सिर्फ 3 फीट की नस मिल जाएगी। वही मिला था। जंक आदमी ने खदान से अयस्क में लाखों डॉलर लिए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए पर्याप्त जानता था। ज्यादातर पैसा जो मशीनरी में चला गया, आर.यू. डार्बी के प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो उस समय एक बहुत ही युवा व्यक्ति था। पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से आया क्योंकि उनके उस पर विश्वास था। उसने इसके हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे कई साल लगे। लंबे समय बाद मिस्टर डार्बी ने अपने नुकसान की कई बार भरपाई की जब उन्होंने यह खोज की कि डिजायर को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है। जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद यह खोज सामने आई। यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा भाग्य खो दिया क्योंकि उसने सोने से 3 फीट की दूरी तय की, डार्बी ने अपने चुने हुए काम में अनुभव से लाभ उठाया, खुद से कहने के सरल तरीके से, मैंने सोने से 3 फीट रोका, लेकिन मैं कभी नहीं रुकूंगा क्योंकि पुरुष जब मैं उनसे बीमा खरीदने के लिए कहूं तो नहीं कहें। डार्बी 50 से कम पुरुषों के एक छोटे समूह में से एक है जो सालाना जीवन बीमा में $1 मिलियन से अधिक की बिक्री करता है। वह सोने के खनन व्यवसाय में अपनी निष्पक्षता से सीखे गए सबक के लिए अपनी चिपचिपाहट का श्रेय देता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता आने से पहले उसे बहुत अस्थायी हार का सामना करना पड़ता है और शायद कुछ विफलता भी। जब हार एक आदमी से आगे निकल जाती है, तो सबसे आसान और सबसे तार्किक काम है छोड़ देना।
ज्यादातर पुरुष यही करते हैं। इस देश के अब तक के सबसे सफल पुरुषों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उस बिंदु से सिर्फ एक कदम आगे आई जिस पर हार ने उन्हें पछाड़ दिया था। असफलता विडंबना और धूर्तता की गहरी समझ वाला एक चालबाज है। जब सफलता लगभग पहुंच के भीतर होती है तो उसे ट्रिप करने में बहुत खुशी होती है। दृढ़ता में एक 50% पाठ। श्री डार्बी ने हार्ड नॉक्स विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद और सोने के खनन व्यवसाय में अपने अनुभव से लाभ का फैसला किया था। उन्हें एक ऐसे अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला जिसने उन्हें साबित कर दिया कि नहीं जरूरी नहीं का मतलब नहीं है। एक दोपहर वह अपने चाचा को पुराने जमाने की चक्की में गेहूं पीसने में मदद कर रहा था। चाचा एक बड़े खेत का संचालन करते थे जिस पर कई रंगीन बटाईदार किसान रहते थे। चुपचाप दरवाजा खोला गया और एक छोटे से रंग का बच्चा, एक किराएदार की बेटी, अंदर आई और दरवाजे के पास अपनी जगह ले ली। चाचा ने ऊपर देखा, बच्चे को देखा और उस पर जोर से भौंकते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? नम्रता से बच्चे ने उत्तर दिया, मेरी माँ कहती है उसे 50 सेंट भेजो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाचा ने उत्तर दिया, अब तुम घर पर भागो। यस साह, बच्चे ने उत्तर दिया। लेकिन वह नहीं हिली। चाचा अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वह न जाए। जब उसने ऊपर देखा और उसे वहीं खड़ा देखा तो वह उस पर चिल्लाया, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था। अब जाओ या मैं तुम्हारे पास एक स्विच ले जाऊंगा। छोटी लड़की ने कहा, यस साह, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। चाचा ने अनाज की एक बोरी गिरा दी जो वह चक्की के हॉपर में डालने वाला था, एक बैरल की डंडी उठाई और बच्चे की ओर उसके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति के साथ शुरू हुआ जो परेशानी का संकेत दे रहा था। डार्बी ने अपनी सांस रोक रखी थी। वह निश्चित था कि वह एक हत्या का गवाह बनने वाला था। वह जानता था कि उसके चाचा का स्वभाव उग्र था। वह जानता था कि रंगीन बच्चों को देश के उस हिस्से में गोरे लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब चाचा उस स्थान पर पहुंचे जहां बच्चा खड़ा था तो उसने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाया, मेरी माँ के पास वह 50 सेंट है। चाचा रुक गए, 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे से बैरल की डंडी को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और उसे दे दिया। बच्चे ने पैसे लिए और धीरे धीरे दरवाजे की ओर मुड़ी, कभी भी उस आदमी से नजरें नहीं हटाई जिसे उसने अभी अभी जीता था। उसके जाने के बाद चाचा एक डिब्बे पर बैठ गए और 10 मिनट से अधिक समय तक खिड़की से बाहर अंतरिक्ष में देखा। वह विस्मय के साथ सोच रहा था कि उसने अभी अभी जो कोड़ा मारा था। मिस्टर डार्बी भी कुछ सोच रहे थे। अपने पूरे अनुभव में यह पहली बार था कि उसने एक रंगीन बच्चे को जानबूझकर एक वयस्क गोरे व्यक्ति को मास्टर करते देखा था। उसने यह कैसे किया? उसके चाचा के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वह अपनी उग्रता खो बैठा और मेमने के समान विनम्र हो गया? इस बच्चे ने ऐसी कौन सी अजीब शक्ति का प्रयोग किया जिसने उसे अपने से श्रेष्ठ बना दिया? ये और इसी तरह के अन्य सवाल डार्बी के दिमाग में कौंध गए, लेकिन उन्हें सालों बाद तक जवाब नहीं मिला जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। अजीब तरह से इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को पुरानी चक्की में ही बताई गई थी, वह स्थान जहां चाचा ने कोड़े मारे। आश्चर्यजनक रूप से मैंने लगभग 1/4 सदी को उस शक्ति के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था जिसने एक अज्ञानी
अनपढ़ रंग के बच्चे को एक बुद्धिमान व्यक्ति पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। जैसे ही हम उस पुरानी मिल में खड़े थे, मिस्टर डार्बी ने असामान्य विजय की कहानी दोहराई और यह पूछकर समाप्त किया, आप इसका क्या बना सकते हैं? उस बच्चे ने किस अजीब शक्ति का उपयोग किया जिसने मेरे चाचा को पूरी तरह से मार डाला? उनके प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिलेगा। उत्तर पूर्ण और पूर्ण है। इसमें पर्याप्त विवरण और निर्देश होते हैं जो किसी को भी समझने में सक्षम बनाते हैं और उसी बल को लागू करते हैं जिस पर छोटे बच्चे ने गलती से ठोकर खाई थी। अपने दिमाग को सतर्क रखें और आप देखेंगे कि बच्चे के बचाव में कौन सी अजीब शक्ति आई है। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक देखेंगे। पुस्तक में कहीं न कहीं आपको एक ऐसा विचार मिलेगा जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को तेज कर देगा और आपके अपने लाभ के लिए उसी अप्रतिरोध्य शक्ति को आपके आदेश में स्थान देगा। इस शक्ति के बारे में जागरूकता आपको पहले अध्याय में आ सकती है या बाद के किसी अध्याय में यह आपके दिमाग में आ सकती है। यह एक ही विचार के रूप में आ सकता है या यह एक योजना या एक उद्देश्य की प्रकृति में आ सकता है। फिर यह आपको असफलता या हार के अपने पिछले अनुभवों में वापस जाने के लिए प्रेरित कर सकता है और सतह पर कुछ सबक ला सकता है जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोया हुआ सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब मैंने मिस्टर डार्बी को उस शक्ति का वर्णन किया जो अनजाने में छोटे रंग के बच्चे द्वारा उपयोग की गई थी, तो उन्होंने अपने 30 साल के अनुभव को एक के रूप में वापस ले लिया। जीवन बीमा सेल्समैन और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता किसी भी हद तक बच्चे से सीखे गए सबक के कारण नहीं थी। मिस्टर डार्बी ने बताया, हर बार जब एक संभावना ने मुझे झुकाने की कोशिश की बिना खरीदे, मैंने देखा कि वह बच्चा पुरानी चक्की में खड़ा था। उसकी बड़ी आंखें अवज्ञा में चमक रही थी और मैंने खुद से कहा, मुझे बनाना होगा यह बिक्री। मेरे द्वारा की गई सभी बिक्री का बेहतर हिस्सा लोगों द्वारा नहीं कहने के बाद बनाया गया था। उन्होंने यह भी याद किया, सोने से केवल 3 फीट रुकने में उनकी गलती, लेकिन उन्होंने कहा वह अनुभव भेष में एक आशीर्वाद था। इसने मुझे चलते रहना सिखाया, चाहे कितना भी कठिन हो। किसी भी चीज में सफल होने से पहले मुझे एक सबक सीखने की जरूरत थी। श्री डार्बी और उनके चाचा, रंगीन बच्चे और सोने की खान की यह कहानी निस्संदेह सैकड़ों पुरुषों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इन सभी को लेखक यह सुझाव देना चाहता है कि डार्बी इन 2 अनुभवों के कारण हर साल $1 मिलियन से अधिक का जीवन बीमा बेचने की उसकी क्षमता का श्रेय जाता है। जीवन अजीब है और अक्सर असंभव है। सफलता और असफलता दोनों की जड़ें साधारण अनुभवों में होती है। मिस्टर डार्बी के अनुभव सामान्य और काफी सरल थे, फिर भी उनके पास जीवन में उनके भाग्य का उत्तर था, इसलिए वे उनके लिए जीवन के समान ही महत्वपूर्ण थे। उसने इन 2 नाटकीय अनुभवों से लाभ उठाया क्योंकि उसने उनका विश्लेषण किया और उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पाया। लेकिन उस आदमी का क्या जिसके पास न तो समय है और न ही ज्ञान की तलाश में असफलता का अध्ययन करने की इच्छा है जो सफलता की ओर ले जाए? उसे कहाँ और कैसे सीखना है? हार को अवसर की ओर कदम बढ़ाने की कला? इन्हीं सवालों के जवाब में यह किताब लिखी गई है। उत्तर में 13 सिद्धांतों के वर्णन के लिए कहा गया है, लेकिन याद रखें, जैसा कि आप पढ़ते हैं, आप जिस उत्तर की तलाश कर रहे हैं, उन प्रश्नों के लिए जो आपको जीवन की विचित्रता पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके दिमाग में किसी विचार के माध्यम से मिल सकते हैं। योजना,
या उद्देश्य जो आपके पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाए। एक ध्वनि विचार वह सब है जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी विचारों को बनाने के तरीकों और साधनों के बारे में सबसे अच्छा और सबसे व्यावहारिक है जो ज्ञात है। इससे पहले कि हम इन सिद्धांतों के विवरण के लिए अपने दृष्टिकोण में आगे बढ़े, हमें विश्वास है कि आप इस महत्वपूर्ण सुझाव को प्राप्त करने के हकदार हैं। जब अमीर आने लगते हैं तो वे इतनी जल्दी इतनी बड़ी बहुतायत में आ जाते हैं कि कोई आश्चर्य करता है कि वे इतने कम वर्षों के दौरान कहाँ छिपे रहे हैं। यह एक आश्चर्यजनक कथन है, और इससे भी अधिक जब हम लोकप्रिय धारणा को ध्यान में रखते हैं कि धन केवल उन्हीं को मिलता है जो कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करते हैं। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि धन की शुरुआत मन की स्थिति से होती है, उद्देश्य की निश्चितता के साथ, बहुत कम या बिना मेहनत के। आपको और हर दूसरे व्यक्ति को यह जानने में दिलचस्पी होनी चाहिए कि उस मन की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए जो धन को आकर्षित करे। मैंने खर्च किया 25 साल के शोध में 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि इस तरह से अमीर लोग कैसे बनते हैं। उस शोध के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान दें, जैसे व्यापार अवसाद 1929 में शुरू हुआ और विनाश के एक सर्वकालिक रिकॉर्ड पर जारी रहा जब तक कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कार्यालय में प्रवेश करने के कुछ समय बाद तक। फिर अवसाद शून्य में फीका पड़ने लगा। जैसे थिएटर में बिजली मिस्त्री इतनी धीरे धीरे रोशनी बढ़ाता है कि अंधेरा आपके एहसास से पहले ही प्रकाश में बदल जाता है, वैसे ही लोगों के मन में डर का जादू धीरे धीरे मिट जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। जैसे ही आप इस दर्शन के सिद्धांतों में महारत हासिल करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने के निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आप जो कुछ भी छूते हैं वह आपके लाभ के लिए खुद को एक संपत्ति में परिवर्तित करना शुरू कर देगा। असंभव? बिल्कुल भी नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक असंभव शब्द के साथ औसत व्यक्ति की परिचितता है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सभी चीजों को जानता है जो नहीं की जा सकती। यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो उन नियमों की तलाश करते हैं जिन्होंने दूसरों को सफल बनाया है और उन नियमों पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। बहुत साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। इसके साथ मैंने जो पहला काम किया वह था असंभव शब्द की ओर मुड़ना और इसे पुस्तक से बड़े करीने से क्लिप करना। ऐसा करना आपके लिए नासमझी की बात नहीं होगी। सफलता उन्हें मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस बनते हैं। असफलता उन्हीं को मिलती है जो उदासीनता से खुद को फेल्यूर कॉन्शियस बनने देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन सभी की मदद करना है जो इसे खोजते हैं, अपने दिमाग को विफलता की चेतना से सफलता की चेतना में बदलने की कला सीखना है। एक और कमजोरी जो कुल मिलाकर बहुत से लोगों में पाई जाती है वह है हर चीज को और हर किसी को अपने स्वयं के छापों और विश्वासों से मापने की आदत। कुछ लोग जो इसे पढ़ेंगे वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोच सकता है और अमीर नहीं बन सकता। वे धन के संदर्भ में नहीं सोच सकते क्योंकि उनकी विचार आदतें गरीबी, अभाव, दुख, असफलता और हार में डूबी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं
जो अमेरिकी तरीकों से शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में भाग लिया। एक दिन राष्ट्रपति हार्पर ने इस युवा ओरिएंटल से परिसर में मुलाकात की, कुछ मिनटों के लिए उसके साथ बातचीत करना बंद कर दिया और पूछा कि अमेरिकी लोगों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता के रूप में उन्हें किस चीज ने प्रभावित किया है। क्यों? चाइनामैन ने कहा, तुम्हारी आंखों की कतार तिरछी है। तुम्हारी आंखें तिरछी है। हम चीनियों के बारे में क्या कहते हैं? हम उस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं जिसे हम नहीं समझते हैं। हम मूर्खता से मानते हैं कि हमारी अपनी सीमाएं ही सीमाओं का उचित माप है। जरूर दूसरे साथी की आंखें तिरछी हैं, क्योंकि वे हमारे जैसी नहीं हैं। लाखों लोग की उपलब्धियों को देखते हैं। हेनरी फोर्ड, उनके आने के बाद और उनके अच्छे भाग्य या प्रतिभा या जो कुछ भी वे फोर्ड के भाग्य के लिए श्रेय देते हैं, के कारण उससे ईर्ष्या करते हैं। शायद हर लाख में से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का रहस्य जानता है, और जो जानते हैं वे इसकी सादगी के कारण इसके बारे में बात करने के लिए बहुत विनम्र या बहुत अनिच्छुक है। एक एकल लेनदेन गुप्त को पूरी तरह से चित्रित करेगा। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपनी अप्रसिद्ध V8 मोटर का उत्पादन करने का फैसला किया। उन्होंने एक ब्लॉक में डाले गए पूरे 8 सिलेंडरों के साथ एक इंजन बनाने का फैसला किया और अपने इंजीनियरों को इंजन के लिए एक डिजाइन तैयार करने का निर्देश दिया। डिजाइन कागज पर रखा गया था, लेकिन इंजीनियरों ने एक आदमी से सहमति व्यक्त की कि एक टुकड़े में 8 सिलेंडर गैस इंजन ब्लॉक डालना असंभव था। फोर्ड ने कहा, इसे वैसे भी उत्पादित करें। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, यह असंभव है। आगे बढ़ो, फोर्ड ने आदेश दिया, और जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक काम पर बने रहें, चाहे कितना भी समय की आवश्यकता हो। इंजीनियर आगे बढ़े। उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था अगर वे फोर्ड के कर्मचारियों पर बने रहें। 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। एक और 6 महीने बीत गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेशों को पूरा करने के लिए हर संभव योजना की कोशिश की, लेकिन बात समझ से परे लग रही थी, असंभव। वर्ष के अंत में फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के साथ जांच की और फिर उन्होंने उसे सूचित किया कि उन्हें उसके आदेशों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं मिला है। ठीक आगे बढ़ो, फोर्ड ने कहा, मुझे यह चाहिए और मेरे पास होगा। वे आगे बढ़े और फिर जैसे कि जादू के एक झटके से रहस्य का पता चला। फोर्ड डिटर्मिनेशन एक बार फिर जीत गई थी। इस कहानी को सूक्ष्मता से वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका योग और सार सही है। इससे पता चलता है, आप जो सोचते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, फोर्ड लाखों का रहस्य यदि आप कर सकते हैं। आपको बहुत दूर नहीं देखना पड़ेगा। हेनरी फोर्ड एक सफलता है, क्योंकि वह सफलता के सिद्धांतों को समझता और लागू करता है। इनमें से एक है डिजायर, यह जानना कि कोई क्या चाहता है। फोर्ड की इस कहानी को पढ़ते हुए याद कीजिए और उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें उनकी शानदार उपलब्धि के रहस्य का वर्णन किया गया है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप हेनरी फोर्ड को अमीर बनाने वाले सिद्धांतों के विशेष समूह पर अपनी उंगली रख सकते हैं, तो आप लगभग किसी भी कॉलिंग में उनकी उपलब्धियों की बराबरी कर सकते हैं जिसके लिए आप उपयुक्त हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि जब हेनले ने भविष्यवाणी की पंक्तियां लिखी, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ,
उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्माओं के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास शक्ति है हमारे विचारों को नियंत्रित करने के लिए। उन्हें हमें यह बताना चाहिए था कि जिस ईथर में यह छोटी सी पृथ्वी तैरती है, जिसमें हम चलते हैं और हमारा अस्तित्व है, वह ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन की अकल्पनीय रूप से उच्च दर पर चलती है, और यह कि ईथर सार्वभौमिक शक्ति के एक रूप से भरा होता है जो हमारे विचारों की प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। हमारे दिमाग में पकड़ो और हमें अपने विचारों को उनके भौतिक समकक्ष में बदलने के लिए प्राकृतिक तरीकों से प्रभावित करता है। यदि कवि ने हमें इस महान सत्य के बारे में बताया होता तो हम जानते कि ऐसा क्यों है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्माओं के कप्तान हैं। उन्हें हमें बहुत जोर देकर कहना चाहिए था कि यह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच भेदभाव करने का कोई प्रयास नहीं करती है, कि यह हमें गरीबी के भौतिक वास्तविकता विचारों में अनुवाद करने के लिए आग्रह करेगी, जितनी जल्दी यह हमें कार्य करने के लिए प्रभावित करेगी धन के विचार। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे दिमाग में हावी होने वाले विचारों से हमारा दिमाग चुंबकित हो जाता है, और जिस माध्यम से कोई भी व्यक्ति परिचित नहीं है, ये चुंबक हमें बलों, लोगों, परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। जीवन का जो हमारे हावी विचारों की प्रकृति के अनुरूप है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम प्रचुर मात्रा में धन जमा कर सकें, हमें धन की तीव्र इच्छा के साथ अपने मन को चुंबकित करना चाहिए, कि हमें धन के प्रति जागरूक बनना चाहिए, जब तक कि धन की इच्छा हमें इसे प्राप्त करने के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित नहीं करती। लेकिन एक कवि होने के नाते और एक दार्शनिक नहीं, हेनले ने काव्यात्मक रूप में एक महान सत्य बताते हुए खुद को संतुष्ट किया, जो उनके पीछे आने वालों को उनकी पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ की व्याख्या करने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे सच्चाई स्वयं सामने आ गई है, जब तक कि अब यह निश्चित प्रतीत नहीं होता है कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांत हमारे आर्थिक भाग्य पर प्रभुत्व का रहस्य रखते हैं। अब हम इनमें से पहले सिद्धांतों की जांच करने के लिए तैयार हैं। खुले दिमाग की भावना बनाए रखें और याद रखें कि जैसा कि आप पढ़ते हैं, वे किसी एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं है। सिद्धांत 500 से अधिक पुरुषों के जीवन के अनुभवों से एकत्र किए गए थे, जिन्होंने वास्तव में बड़ी मात्रा में धन जमा किया था। वे पुरुष जिन्होंने गरीबी में शुरुआत की, लेकिन बहुत कम शिक्षा के साथ, बिना प्रभाव के। सिद्धांतों ने इन पुरुषों के लिए काम किया। आप उन्हें अपने स्थायी लाभ के लिए काम पर लगा सकते हैं। आपको यह करना आसान लगेगा, कठिन नहीं। इससे पहले कि आप अगला अध्याय पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह तथ्यात्मक जानकारी देता है जो आपके पूरे वित्तीय भाग्य को आसानी से बदल सकता है, क्योंकि यह निश्चित रूप से वर्णित दो लोगों के लिए आश्चर्यजनक अनुपात में परिवर्तन लाया है। मैं चाहता हूं कि आप यह भी जान लें कि इन दो पुरुषों और मेरे बीच संबंध ऐसा है कि मैं तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता था, भले ही मैं ऐसा करना चाहता। उनमें से एक लगभग 25 वर्षों से मेरा सबसे करीबी निजी मित्र रहा है, दूसरा मेरा अपना बेटा है। इन दो व्यक्तियों की असामान्य सफलता जिसे वे अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत के लिए उदारतापूर्वक मान्यता देते हैं, इस व्यक्तिगत संदर्भ को इस सिद्धांत की दूरदराज की शक्ति पर जोर देने के साधन के रूप में उचित ठहराते हैं। लगभग 15 साल पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया के सेलम कॉलेज, सेलम में प्रारंभ भाषण दिया था। मैंने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत पर इतनी तीव्रता से जोर दिया कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक ने निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे अपने दर्शन का हिस्सा बना लिया।
युवक अब कांग्रेस का सदस्य है और वर्तमान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक। इस पुस्तक के प्रकाशक के पास जाने से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अगले अध्याय में उल्लिखित सिद्धांत के बारे में अपनी राय इतनी स्पष्ट रूप से बताई कि मैंने उनके पत्र को उस अध्याय के परिचय के रूप में प्रकाशित करना चुना है। यह आपको आने वाले पुरस्कारों का एक विचार देता है। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने मुझे पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। मैं एक सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं जो हजारों योग्य लोगों के लिए मददगार हो सकता है। क्षमा के साथ मुझे यह बताना होगा कि यदि सुझाव पर कार्रवाई की जाती है तो इसका अर्थ आपके लिए कई वर्षों का श्रम और जिम्मेदारी होगी, लेकिन मैं यह सुझाव देने के लिए उत्साहित हूं क्योंकि मैं उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए आपके महान प्रेम को जानता हूं। 1922 में आपने सलेम कॉलेज में दीक्षा भाषण दिया था जब मैं स्नातक कक्षा का सदस्य था। उस संबोधन में आपने मेरे दिमाग में एक विचार रखा जो उस अवसर के लिए जिम्मेदार है जो अब मुझे अपने लोगों की सेवा करने के लिए है। भविष्य में मुझे जो भी सफलता मिले उसके लिए राज्य और बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। मेरे मन में यह सुझाव है कि आप सलेम कॉलेज में दिए गए पते का योग और सार एक पुस्तक में रखें और इस तरह अमेरिका के लोगों को अपने कई वर्षों के अनुभव से लाभ का अवसर दें और उन लोगों के साथ जुड़ाव जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे धनी राष्ट्र बना दिया है। मुझे याद है, मानो कल ही की बात हो, आपने जिस तरीके से हेनरी फोर्ड का अद्भुत विवरण दिया, उसके साथ, लेकिन थोड़ी सी स्कूली शिक्षा के साथ, बिना $1 के, बिना किसी प्रभावशाली दोस्त के, महान ऊंचाइयों तक पहुंचा। मैंने तब अपना मन बना लिया, यहाँ तक कि इससे पहले कि आप अपना भाषण समाप्त करें, कि मैं अपने लिए जगह बना लूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़ी हो। हजारों युवा इस साल और अगले कुछ वर्षों में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेंगे। उनमें से हर एक व्यावहारिक प्रोत्साहन का ऐसा संदेश चाह रहा होगा जैसा मुझे आपसे मिला था। वे जानना चाहेंगे कि कहाँ मुड़ना है, क्या करें। जीवन में शुरुआत करने के लिए आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद की है। यदि कोई संभावित तरीका है जिससे आप इतनी महान सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप प्रत्येक पुस्तक के साथ अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें, ताकि पुस्तक के खरीदार को इसका लाभ मिल सके। एक पूर्ण स्वसूची यह दर्शाता है, जैसा कि आपने मुझे वर्षों पहले संकेत दिया था, वास्तव में सफलता के रास्ते में क्या खड़ा है। इस तरह की सेवा आपकी पुस्तक के पाठकों को उनके दोषों और उनके गुणों की एक पूर्ण, निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करना, उनके लिए सफलता और विफलता के बीच का अंतर होगा। सेवा अमूल्य होगी। लाखों लोग अब अवसाद के कारण वापसी करने की समस्या का सामना कर रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत अनुभव से बोलता हूं जब मैं कहता हूं, मुझे पता है कि ये ईमानदार लोग आपको अपनी समस्याओं को बताने और आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अवसर का स्वागत करेंगे। समाधान के लिए सुझाव। आप उन लोगों की समस्याओं को जानते हैं जिन्हें फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। आज अमेरिका में हजारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वे विचारों को पैसे में कैसे बदल सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें खरोंच से शुरू करना चाहिए, बिना वित्त के, और वसूली उनके नुकसान। अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यदि आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो मैं प्रेस से आने वाली पहली प्रति का स्वामी होना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा हस्ताक्षरित। शुभकामनाओं के साथ, मेरा विश्वास करो। भवदीय।